हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमारी परसों बात हुई थी, अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में खास करके लद्दाख वैली में जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद की जो परिस्थितियां निर्माण हुई, उसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे। और उसके ऊपर और ज़्यादा बात करने के लिए हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, ऐसी हमारी बात हुई थी। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर विनय चाटी। प्रोफेसर चाटी पुणे की आबा साहेब गरवारे कॉलेज के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। और ख़ास करके डिफेंस जर्नलिज्म जो है वो उनका फोर्टे है। उसमें उनकी किताबें भी प्रसिद्ध हुई हैं। उनके कई सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं वो नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी सराहे गए हैं। आप लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल्स में एज ए डिफेंस एक्सपर्ट भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रोफेसर चाटी आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं हम सबकी ओर से विनय सर का स्वागत करता हूं। सर, मोस्ट वेलकम टू द बीजेएमसी क्लास। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपना ओपनिंग रिमार्क दें। सर के ओपनिंग रिमार्क के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। विनय सर, प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषय पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। जैसे सर ने कहा कि मैं पिछले कई साल से डिफेंस जर्नलिज्म कर रहा हूं, लेकिन उसमें उसमें मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, मेरे आर्टिकल्स भी छपे हैं। लेकिन उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे विद्वान कहा। वैसे तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिस्ट का काम होता है कि जो भी घट रहा है वहां पे, जो भी घटना हो रही है उसका रिपोर्ट करे विदाउट एडिंग हिज व्यूज। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. News is news and it is very sacrosanct, so you please avoid to add your views in that particular thing. So ये बहुत जरूरी होता है। और मैं खुद को अभी भी पत्रकारी समझता हूँ, मैं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। तो हम इस सभी विषयों का जो विश्लेषण है वो विश्लेषण दो तरीके से करेंगे। एक तो होगा पत्रकारिता की तरीके से, और दूसरा होगा उसमें जो भी थोड़ी मेरी गति है, मेरी रुचि है, मेरा अभ्यास है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे सर ने कहा कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है, भारत और चीन के बीच को जो रिलेशंस है, वो रिलेशंस वैसे तो काफी पुरानी है। हम दोनों भी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनको कम से कम 5-6-7 हजार साल का इतिहास है। और दोनों भी सभ्यताएं ऐसी है कि जो 5-6-7 हजार साल से अपना एक अन्योन्य संबंध बना के रखा हुआ है। उन्होंने संबंध उनके चलते आ रहे हैं। जैसे चीन और भारत के संबंधों का पहला उल्लेख जो आता है वो महाभारत में आता है, और महाभारत में उसकी विस्तृत चर्चा भी की हुई है कि भारत चीन के दरमियान किस तरह के संबंध थे, वहां से क्या इंपोर्ट किया जाता था, वहां पे क्या भेज दिया जाता था। चीनी जो लोग थे, वो चीनी लोग उस दौरान भी भारत में आते थे। उसका विस्तृत विवेचन महाभारत में किया गया है। उसके बाद भारत और चीन के संबंधों की विस्तृत चर्चा चाणक्य ने की है। हमें मालूम है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, और उस अर्थशास्त्र में इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस, हाउ टू डील विथ योर नेबर्स, हाउ टू डील विथ अदर पावर्स, and what are the structures between all the setup and that so called janta or something like that. So he has written everything which is possible. तो उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र में भारत और चीन के बारे में चर्चा की है। चीन से क्या हम इंपोर्ट करते थे, चीन से कैसे सिल्क आता था, चीन को कैसे हम मसालों के पदार्थ भेजते थे, सिल्क रूट जो चीन ने बनाया था उसके संरक्षण में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। ऐसे विविध विषयों पे चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में चर्चा की है। तो भारत और चीन के जो संबंध है वो चीन 1962 के बाद ही शुरू हुए, ऐसा नहीं है। तो कम से कम 5-6-7 हजार साल से भारत और चीन के बीच में संबंध चल रहे हैं। लेकिन इन संबंधों में जैसे मैंने कहा कि सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट जो चीन से आता हुआ मध्य एशिया में जाता था, सेंट्रल एशिया में जाता था, सेंट्रल एशिया से वो वेस्ट एशिया में जाता था, पश्चिम एशिया में जाता था, और उससे यूरोप पे जाता था।
ये पूरा विस्तृत मार्ग जो था, उस विस्तृत मार्ग की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी भारत की थी। और भारत वो इतिहास पूर्व काल से करता आ रहा है, जैसे मैंने कहा महाभारत काल से करता आ रहा है। लेकिन चीन और भारत के संबंध में इतने पुराने संबंध होकर भी उस संबंध में एक रोलर कोस्टर तरीके की हमारी रिलेशनशिप रही है। कभी उसमें उतार आए, कभी उसमें चढ़ाव आए, बहुत सारी घटनाएं घटी। उस घटनाओं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत और चीन, इसके बीच में जो तिबेट है, वो तिबेट एक फ्लैश पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चीन, जैसे मैंने कहा कि ये जो तिबेट, लद्दाख, ये जो सब एरिया था, वो सब एरिया भारत का भाग था। ईसा के पहली सदी में 1000 में भारत पे मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनी का आक्रमण जब भारत पे हुआ तो उस दौरान वहां पे उस पूरे प्रदेश पे जो अफगानिस्तान है, उसके बाद नीचे अब जब आते हैं तो वायव्य नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस आता है, उसके बाद जो गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रदेश है, उस सभी प्रदेश पे जयपाल नाम का एक हिंदू राजा था, इंडियन राजा था, वो राज करता था। उसी दौरान मोहम्मद गजनी के आक्रमण के कुछ साल पहले चाइना ने वहां पे अपना दावा उस पे पेश किया था। और चाइना ये चाहता था कि ये जो सब प्रदेश है वो चाइना के कंट्रोल के अंडर रहे। बात ऐसी हुई कि ईसा की पहली सदी में चीन के जो क्विंग डायनेस्टी थी, उस क्विंग डायनेस्टी ने यूनान नाम का जो प्रांत है चीन में, यूनान नाम के प्रांत पे अपना कब्जा जमा लिया। यूनान के प्रांत पे उन्होंने जब कब्जा जमा लिया तो उन्हें लगा कि ये अब हमें सेंट्रल एशिया में जाने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चीन के जो कागजात है, चीन के जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ये दिखाई देता है कि उन्होंने उस प्रदेश में रहने वाली जो जनता थी उसे शेंडू ऐसा नाम दिया था। शेंडू का मतलब है सिंधु। ये सब सिंधु संस्कृति के लोग थे जो वहां पे रहते थे। उसके पहले, जैसे हमारे पुराणों में लिखा गया है कि ये तिब्बत का जो भाग है, तिब्बत में जो कैलाश पर्वत आता है, तिब्बत में जो मानसरोवर आता है, इसकी विस्तृत चर्चा भारत के पुराणों में भी की गई है। तो पुराणों में यह कहा गया है कि ये भारत का भाग है, ये भारतीय संस्कृति का भाग है। लेकिन पहली सदी में जब क्विंग डायनेस्टी ने यूनान का प्रांत जीता तो उन्होंने तिबेट पे भी कब्जा कर लिया। और उस दौरान तिबेट और चीन और भारत, इन 3 महासत्ताओं में, उस दौरान तो चीन इतनी बड़ी महासत्ता नहीं थी, तिबेट उस जमाने की एक बड़ी महासत्ता थी। तो इन तीनों में संघर्ष हुआ। ईसा की पहली सदी से लेकर ईसा की 6ठी सदी तक ये संघर्ष चला। उसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य भारत में आया और हर्षा ने चाइनीज और तिबेटियन का हरा के फिर एक बार अपना जो वर्चस्व था वो उस पूरे इलाके में प्रस्थापित किया। उसके बाद सबसे बड़ा राजा जो जिसका नाम आता है उसका वो है ललितादित्य। ही वॉज एम्पर ऑफ इंडिया। और उसके साम्राज्य की सीमाएं ईरान से लेके गारो हिल्स तक, यानी आज का जो मेघालय है उस वहां तक फैली हुई थी, और नीचे तुंगभद्रा तक, यानी आज का कर्नाटक जो है वहां तक उसकी सीमाएं आई थी। तो ललितादित्य ने अपने कार्यकाल के दौरान 825 से लेके 807 तक 60 तक उसने उस प्रदेश में चीनी और तिबेटियों का जो अस्तित्व था वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और ललितादित्य के ही कालखंड में ललितादित्य और नीचे कनौज का जो राजा था जिसे यशोवर्मन कहते हैं, इन दोनों के साम्राज्य के दौरान ये सिल्क रूट की पुनर्स्थापना हुई। साउथ से ललितादित्य और साउथ से यशोवर्मन और नॉर्थ से ललितादित्य, इन दोनों राजाओं ने सिल्क रूट की पुनर्स्थापना की, उसका रिकंस्ट्रक्शन किया, वो रीओपन किए। उनपे तिबेट और चाइना ने जो हक जमाया था वो ओपन किया और फिर वो चालू हो गया। तो चीन और भारत और तिबेट का अगर हम संबंध देखें तो जैसे मैंने कहा कि उसमें चढ़ाव भी है, उसमें उतार भी है। लेकिन
भारत और चीन के दरमियान जो इस तिबेट और लद्दाख में जो चल रहा है अभी, तो उसकी थोड़ी सी कारण मीमांसा हम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ललितादित्य के बाद ईसा 1640 तक, ये 800 से लेके 1640 तक ये जो पूरा प्रांत है, पूरा प्रदेश है, वो भारत के कब्जे में रहा। उसके बाद तिबेट और चाइना ने फिर एक बार इस पूरे प्रदेश पे अपना क्लेम जमाया। वो कह रहे थे कि ये हमारा है। तो 1640 में तिग्मोसगोंग नाम का गांव है तिबेट में, वो तिग्मोसगोंग ट्रीटी हो गई। तिग्मोसगोंग ट्रीटी के दौरान ऐसे डिसाइड किया गया कि जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के आगे 5 किलोमीटर एक मानस नाम का गांव है। वो मानस जो है, मानस और कैलाश से बीच में जो एक घग्गर नाम की नदी बहती है, तो ये घग्गर नाम की जो नदी है वो भारत और चीन का या भारत और तिबेट की सीमा रेखा होगी, उसकी बाउंड्री होगी। ये 1640 में तय किया गया था। 1640 से लेके 1842 तक इस प्रदेश पे चाइना ने फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। 1842 में 1840 के दरमियान फिर एक बार चाइना ने इस प्रदेश पे अपना दावा, अपना हक जताने का प्रयास किया। तब जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे गुलाब सिंह, उन्होंने, उनके जो जनरल थे जोरावर सिंह, उन्होंने एक एक्सपीडिशन निकाला। उन्होंने एक चाइना के खिलाफ और तिबेट के खिलाफ एक मुहिम निकाली। 3 युद्ध किए गए। इन तीनों युद्धों में 2 युद्ध जो थे वो गुलाब सिंह जी ने जीते। पहला युद्ध हमने जीता, दूसरा युद्ध चाइना ने जीता और चाइना लेह तक आ गया। फिर एक बार तीसरा युद्ध हुआ और ये तीसरे युद्ध में 1 अप्रैल 1941 पर 1841 में ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के दौरान बहुत बड़ी संख्या में चीनियों का और तिबेटियों का नरसंहार हुआ और उन्हें फिर एक बार तिग्मोसगोंग के उस तट पे, यानी घग्गर के तट के, चाइना के या तिबेट का जो तट है उस तट पे हकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो भारत के चुशुल में एक ट्रीटी हुई जिसे चुशुल ट्रीटी कहते हैं, और भारत और चीन के संबंध में चुशुल ट्रीटी जो है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो 1842 को जो चुशुल ट्रीटी हुई, उस चुशुल ट्रीटी में ऐसा डिसाइड किया गया कि घग्गर या मानस सरोवर जो है, मानस सरोवर के ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न साइड में चाइना कभी भी नहीं आएगा। ये सारा भाग जो है, ये सारा प्रदेश जो है वो भारत का है, भारत का उस पर सॉवरेनिटी है, भारत का सार्वभौमत्व है। तो ये ट्रीटी जो है वो वाटरशेड ट्रीटी कहलाई जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी एंड बेसिकली ये ट्रीटी जो हुई, उस ट्रीटी के बाद 1959 तक फिर चाइना ने इस प्रदेश की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। तो हमने इतिहास के बारे में अभी थोड़ी जानकारी ली कि भारत और चीन के दरमियान, भारत, चीन और तिबेट के दरमियान क्या इतिहास था, क्या हुआ। भारत तिबेट की जो सीमा रेखाएं है, वो सीमा रेखाएं 1914 में फिक्स की गई। 1914 में वो सीमाएं तय की गई। उस सीमाओं को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। हेनरी मैकमोहन नाम का एक ब्रिटिश अफसर था। जब चाइना, ब्रिटिश इंडिया और तिबेट, इन तीनों देशों में शिमला में कन्वेंशन हुआ। शिमला कन्वेंशन के बाद ऐसा निश्चित किया गया कि चीन, भारत और तिबेट में, चीन, ब्रिटिश इंडिया और तिबेट में एक परमानेंट सीमा रेखा होनी चाहिए, एक स्थायी सीमा रेखा होनी चाहिए। तो ये स्थायी सीमा रेखा जो है उसे मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया, जो 1914 में तय की गई थी। तो 1914 में तिबेट ने, भारत ने, ब्रिटिश इंडिया ने और चाइना ने, इन तीनों देशों ने इस सीमा रेखाओं को मान्यता दी थी। लेकिन चाइना में जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, आधुनिक कालखंड की बात करते हैं, तो जब 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, 1949 को चाइना को स्वतंत्रता मिली, और 1949 में स्वतंत्रता मिली, इसका अर्थ यह है कि चाइना में रिवॉल्यूशन हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता पे आ गई। जो पहली कॉमिंटांग जो थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पहले था, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो चांग कई शेक का शासन था, उसके खिलाफ
बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई। फिर चाइना का नाम बदल दिया गया और उसका नाम हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। 1949 के बाद चाइना ने एक लक्ष्य रखा कि 1949 से लेके 2049 तक मेनलैंड चाइना और जो पेरिफेरी के चाइना, जिसे चाइना क्लेम करता है, वो जो सब देश है, उन सभी देशों पे कब्जा होगा और चाइना प्लस एक्सटेंडेड चाइना, ये एक पूरा साम्राज्य, पूरा एक बड़ा किंगडम पूरे विश्व पे राज करेगा, सुपर पावर होगा। तो उस लक्ष्य की ओर चाइना बढ़ रहा है। उन्हें जो उनको लगता है कि ये हमारा पुरातन काल में या इतिहास काल में ये जो भाग था वो हमारे साम्राज्य का भाग था, क्विंग डायनेस्टी का था या मिंग डायनेस्टी का जो भाग था, वो हमें फिर एक बार अपने कब्जे में लेना है और वो चाइना को जोड़ना है। मेनलैंड चाइना प्लस एक्सटेंडेड चाइना इज इक्वल टू सुपर पावर चाइना, ये जो उनका इक्वेशन है वो उन्हें पूरा करना है। उस लक्ष्य की ओर वो चल रहे हैं। तो उस लक्ष्य में सबसे बड़ा जो उनका बैरियर है वो भारत है। तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो ओरिजिनल बाउंड्रीज है कितनी? अगर हम हमारी सेक्टर में चाइना भारत जो सेक्टर है, जो सीमा रेखा है, वो 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। सीमा रेखाएं जो भारत की जो सीमा रेखा है वो तीन टाइप की सीमा रेखा है। एक जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जिसे कहते हैं कि जो दोनों देशों के बीच में डिमार्केटेड है, देयर इज नो इश्यू, बोथ नेशंस आर एग्रीड ऑन दैट पर्टिकुलर सेटलमेंट, दैट इज व्हाट इंटरनेशनल बाउंड्री इज। When we are talking about line of control, the line of control is between Pakistan and India. जो पाकिस्तान और भारत में जो 1947 में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान जब सीज फायर हुआ तो जो जहां पे रुके हैं वहां पे उन्होंने अपनी सीमाएं बनाई है। सो दैट इज व्हाई इट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, बोथ आर क्लेमिंग ईच अदर्स लैंड, दैट इज व्हाई इट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी इस टाइम हम जहां पे रुके हैं वहां से हम आपका जो एरिया है वो क्लेम करते हैं, या भारत ऐसे कहता है कि वो हमारा एरिया है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड रीजन कहते हैं, और पाकिस्तान कहता है कि इंडियन ऑक्युपाइड रीजन है। तो बोथ परसेप्शन आर डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई दे आर क्लेमिंग ईच अदर्स टेरिटरी। दिस इज अबाउट लाइन ऑफ कंट्रोल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सो नथिंग इज डिमार्केटेड। एज फार एज इंडिया एंड चाइना, नथिंग इज डिमार्केटेड। भारत और चीन के बीच कुछ भी डिमार्केटेड बाउंड्रीज नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैकमोहन लाइन रखी गई, तो मैकमोहन लाइन को चाइना ने 1957 में ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि लेट अस डिमार्केट आवर बाउंड्री। और वो कह रहे थे कि हमारी बाउंड्री जो है, पूरा लद्दाख हमारे क्षेत्र में आता है क्योंकि वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, और पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारे क्षेत्र में आता है क्योंकि वो भी साउथ तिब्बत का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि जो बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो 3,488 किलोमीटर की है। उसमें 3 सेक्टर आते हैं। ईस्टर्न सेक्टर जिसे कहते हैं, वो ईस्टर्न सेक्टर आता है अरुणाचल प्रदेश और नेपा। नेपा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो पूरे असम को कहा जाता है। उसके बाद आता है सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर, उसमें सिक्किम और नेपाल आते हैं। और उसके बाद आता है वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें लद्दाख आता है। अगर आपने ध्यान से देखा तो इन तीनों सेक्टर्स में China has created a problem. So what is that problem? They have created a specific and identical problem along with line of control. So what is that problem? As far as Arunachal Pradesh is concerned, they are claiming Arunachal Pradesh as South Tibet. वो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। कहां तक हमारा है? तो तवांग से आगे जो बोमडिला नाम का एक गांव आता है, तो बोमडिला तक दे आर क्लेमिंग आवर टेरिटरी, right, for near about 40 kilometers, 40 square kilometer territory. In central sector or middle sector, they are claiming Sikkim. They are claiming part of Himachal Pradesh, that is Chumar and Doklam, Chumar and Depsang. In Sikkim, they are claiming Doklam. You might have heard about Doklam standoff, 72 days long standoff, and China has to pull back their whatever they constructed their post or their पेट्रोलिंग पॉइंट्स, उनको पीछे जाना पड़ा।
उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में जैसे मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में चुमर आता है, चुमर के बाद देपसांग आता है। देपसांग में भी उन्होंने इंट्रूजन किया था, वो इंट्रूजन बहुत बहुत देर तक चला, उनको पीछे जाना पड़ा। और सेंट्रल वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख के बारे में हम तो बात करते हैं, तो लद्दाख में उन्होंने दो जगह ऐसे हैं जहां पे उन्होंने इंट्रूजन किया है। जैसे मैंने कहा कि मानस नाम का जो एक गांव था, जो आज का हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है, उससे आगे जाता है 45 किलोमीटर। तो 1959 से लेके 2013 तक चाइना ने, आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ओवर हियर, आई एम ट्राइंग टू furnish whatever the truth is. So China has a policy that is creeping forward policy, and according to that particular policy, they are trying to intrude in our territory. They are trying to grab our territory. This is the reality of Indo-China relationship, Sino-Indian relationship. तो उन्होंने मानस से लेके, घग्गर से लेके आज चाइना डेमचोक तक आ गया है। जो डेमचोक है वो लेह से 380 किलोमीटर अवे फ्रॉम नॉर्दर्न साइड। तो डेमचोक तक चाइना आ गया। हमने देखा 3 इडियट्स में पेंगोंग सो नाम का एक लेक देखा है। तो वो जो लेक है, वो पेंगोंग सो जो है, उसका क्षेत्रफल है 149 किलोमीटर्स। उस 149 किलोमीटर्स में 2/3 एरिया जो है वो चाइना के पास है। उसमें 8 पर्वत आते हैं जिसे फिंगर्स कहते हैं। पहले 2002 तक हम वो 8 फिंगर्स पर पेट्रोलिंग करते थे। मैं खुद वहां पे गया हूं। 2002 तक हम 8 फिंगर्स पे पेट्रोलिंग करते थे। 2002 से लेके 2013 तक हमने उनमें से 4 फिंगर्स गंवा दिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब फिंगर 4 पे आ गई है। 1 2 3 4, ये जो 4 पर्वत है, ये 4 फिंगर्स जो है वो हम पेट्रोलिंग करते हैं। 5 6 7 8, ये जो 4 फिंगर्स है, 4 पर्वत है, वो चाइना पेट्रोलिंग करता है। आज भी हम कभी कभार वहां जाते हैं, वहां पे हमारा क्लेम रखते हैं, दिस इज आवर टेरिटरी एंड वी आर क्लेमिंग दैट टेरिटरी, एंड एज फार एज हिस्टोरिकल एविडेंसेस आर कंसर्न, दैट इज आवर टेरिटरी। सो वी आर नॉट क्लेमिंग China's territory, we are claiming our territory. We want our territory back. This is what the simple thing is. तो जैसे मैंने कहा कि 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता पे आई, तो भारत ने उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का प्रयास किया। 1954 में भारत और चीन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, उसे पंचशील एग्रीमेंट कहते हैं। और उस पंचशील एग्रीमेंट में ऐसा डिसाइड किया गया कि भारत और चीन ये दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं, 5 6 7 हजार साल उनका संबंध है। तो ये दोनों पुरानी सभ्यताएं कभी आपस में झगड़ा नहीं करेगी, आपस में युद्ध नहीं करेगी। जो भी इश्यूज हो गए, जो भी डिस्प्यूट होगा, वो डिस्प्यूट हम आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे। वो पंचशील का एग्रीमेंट है जिसका बेस था अहिंसा, नॉन वायलेंस। वो 1954 में पंचशील का एग्रीमेंट जब लिखा जा रहा था, उसमें सिग्नेचर्स जब हो रही थी, उसी दौरान चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में इंट्रूजन किया था, जो गलवान सेक्टर हम आज उसे कहते हैं। सो चाइना हैज इंट्रूडेड दैट पर्टिकुलर सेक्टर, दैट इज ईस्टर्न सेक्टर ऑफ लद्दाख, दैट इज गलवान। एंड they were trying to capture Aksai Chin, because Aksai Chin is very important as far as Chinese interests are concerned. Aksai Chin is a gateway for China to Central Asia, and they want that particular territory to claim their supremacy on India. That is the Chinese design as far as their modalities or their hostilities in Galwan sector is concerned. So they are always trying to put pressure on Indian side to get that particular region back, and they have actually intruded that territory. They have captured that territory. And at this juncture, China has total control on that particular region, that is Aksai Chin. 1959 में, जैसे मैंने कहा कि 1954 में, 1954 में जब पंचशील का एग्रीमेंट हुआ था, तब चाइना ने गलवान में अपना इंट्रूजन किया, ईस्टर्न सेक्टर में इंट्रूजन किया। जब भारत के ध्यान में यह बात आई, तो भारत ने उसे अपोज किया,
भारत ने उस पर चाइना को कहा कि ये हमारा एरिया है, आप बाहर चले जाइए। उसके बाद ऐसे हुआ कि चाइना ने थोड़ा सा टफ स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि 1914 में जो अग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट में ऐसा तय किया गया था कि ये भारत और चाइना की सीमा रेखाएं होगी, तो वो हमें मंजूर नहीं है। वो सब एक तरफा एग्रीमेंट किया गया था। तो चाइना के जो प्रीमियर थे चौ एन लाय, उन्होंने भारत का जो दावा था, भारत का जो क्लेम था, उसे खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सब हमारा हिस्सा है। तो 1959 तक हमने चाइना को समझाने की बात की। चाइना के साथ हम अलग अलग किस्म के ट्रीटीज करते गए, करार करते गए। चाइना ने वो सारे करारों को डस्टबिन में फेंक दिया और भारत और चाइना के बीच पहली बार 1960 में थोड़ी सी स्किर्मिशेस हो गई। उसके बाद हम सबको मालूम है कि 1962 में वॉर हुआ, जिसको कहा जाता है कि वहां उस वॉर में हम हारे, चाइना की जीत हुई। लेकिन हम जब ईस्टर्न सेक्टर में जाएंगे, आप जब अरुणाचल में जाओगे, तो अरुणाचल में दिरांग, बोमडिला, नूरानांग, तवांग, बुमला, ये जो सब एरिया है जहां पे चाइना ने इंट्रूजन किया था, वो एरिया अगर आप देखोगे और उस एरिया में जो भारत के जवानों ने जो अपना शौर्य दिखाया है, जिस वीरता के साथ वो वहां पे लड़े हैं, अगर आप वो देखेंगे तो एक एक स्मारक जो है वो भारत के सैन्य जवानों की वीरता का परिचय देता है। बहुत फियर्स बैटल्स वहां पे लड़ी गई है। और जो मैंने कहा कि नूरानांग में एक ऐसी बैटल हुई जिसे आज जसवंतगढ़ के नाम से पुकारा जाता है, या उसकी पहचान जसवंतगढ़ है। तो वहां पे ऐसी बैटल हुई कि 100 भारत के 100 जवानों की एक कंपनी ने 1200 चीनियों को नूरानांग की बैटल में मार दिया था। और ये हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है उसके बारे में। तो नूरानांग या बोमडिला के बैटल के बाद चाइना को ऐसे महसूस हुआ कि भारतीय जवानों के सामने हम टिक नहीं सकते। तब चाइना ने जाके यूनिलैटरल सीज फायर किया, और यूनिलैटरल सीज फायर करके उन्होंने क्या किया, जो प्रदेश उन्होंने अपने कब्जे में लिया था वो प्रदेश उन्होंने भारत को वापस दे दिया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी मैकमोहन लाइन के पार निकल गए। तो ये विक्ट्री है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबैकल। Whatever happened in 1962 was a political debacle, not military debacle. कहा जाता है कि मिलिट्री का वहां पे हमारा लश्कर, जो हमारी सेना थी, उसका पराभव हो गया, वो पराभूत हो गई। लेकिन वो ऐसा नहीं है, इट इज नॉट मिलिट्री डिबैकल। उसके बारे में एक रिपोर्ट आया, जो रिपोर्ट जिसे हेंडरसन ब्रुक और भगत रिपोर्ट कहते हैं, वो रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुआ है। उस रिपोर्ट में उस युद्ध के लिए, उस डिबैकल के लिए जो भी कोई जिम्मेदार है, उनके सभी की जिम्मेदारी निश्चित की गई है। वो रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं है, पार्लियामेंट में भी रखा नहीं गया है। व्हाट इज द व्हाट रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट? व्हाई यू आर नॉट पब्लिशिंग दैट रिपोर्ट? एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज आवर राइट टू अंडरस्टैंड और टू नो व्हाट हैज बीन रिटन इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। लेकिन वो पब्लिश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे तथ्य उस रिपोर्ट में हैं जो कहता है कि वहां की उस दौरान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उस दौरान की डिसीजन मेकिंग हो, उसमें क्या क्या खामियां रही, कौन जिम्मेदार है, वो उस रिपोर्ट में लिखा गया है। तो 1962 के वॉर के बाद भारत और चाइना के दरमियान 2 और युद्ध हो गए, जिसकी किसी को भी मालूम नहीं है। एक हो गया 1967 में। 1967 में जैसे मैंने डोकलाम की बात कही, जो डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन है। डोकलाम सिक्किम, भूटान और चाइना, ये तीन जो रीजन्स है, यानी इंडिया, चाइना और भूटान, ये 3 रीजन जहां पे एक होते हैं, वो डोकलाम नाम का जंक्शन है। डोकलाम में चाइना ने इंट्रूजन किया था 1967 में। वहां से लेके उनका कहना था कि हम नथुला में आएंगे, नथुला इज द बॉर्डर। चुंबी वैली जाती है भारत और चाइना के बीच में, चुंबी वैली पे उनको कब्जा करना था। तो 1967 में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ।
चाइना के 400 लोग वहां पे मारे गए, भारत के 80 जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, और भारत ने वो भाग अपने कब्जे में रखा और चाइना को वहां से हकाल दिया। तो ये पहली बार था जब चाइना को एहसास हुआ कि भारत की सेना से हम टक्कर नहीं ले सकते। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और स्किर्मिश 1987 में हुआ, जो हुआ तवांग में। तवांग में भी फिर एक बार चाइना ने मैकमोहन लाइन को नकार के तवांग की एरिया उन्होंने क्लेम करी। उस दौरान जनरल सुंदर जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने एक माउंटेन ब्रिगेड खड़ा किया। उस माउंटेन ब्रिगेड ने चाइना के साथ युद्ध किया। चाइना के 4000 सैनिक 3 महीने भारत के कब्जे में थे। उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना के रखा गया था। चाइना ने भारत के साथ समझौता करके भारत की माफी मांगी चाइना ने, और वो 4000 सैनिक चाइनीज ले गए। फिर एक बार 1987 में, जिसे सुमरांगचू का युद्ध कहा जाता है, इस सुमरांगचू के युद्ध में भारत ने चाइना को हरा दिया था। तो हमारी एक जो मेंटलिटी है कि चाइना के साथ हम युद्ध हार गए, तो ये सच नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये 2 बातें बताई। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे सर ने कहा कि अभी जो घटनाएं घट रही है तो उसका अन्वयार्थ क्या निकाल जाए, उसके बारे में क्या बात हम कर सकते हैं। तो जैसे कहा कि अभी गलवान में चाइना आया है, मैंने पहले ही आपको कहा कि जो पेंगोंग त्सो लेक है उसके फिंगर्स पे चाइना पहुंच गया है। उन्होंने 8वें फिंगर से लेके 4थे फिंगर तक चाइना आ गया है। तो ये लद्दाख का सेंट्रल लद्दाख का भाग कहते हैं इसे, जो पेंगोंग त्सो का भाग है, और जो गलवान का भाग है वो ईस्टर्न लद्दाख का भाग है। चाइना को ये टेरिटरी, जैसे मैंने कहा कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप में जाने के लिए इस टेरिटरी का उपयोग होता है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ रोड और अ कॉरिडोर नोन एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो जो कॉरिडोर है वो जाता है काराकोरम रेंज से होके। हिमालय पर्वत की 4 श्रृंखलाएं हैं। एक है शिवालिक, जो जम्मू एरिया में आती है। दूसरी है पीर पंजाल, जो श्रीनगर कश्मीर वैली है उस एरिया में आती है। तीसरी है काराकोरम, जो नुब्रा वैली पार करके जब आप सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ते हैं तो काराकोरम आता है। और चौथी वैली है, और चौथी पर्वत श्रृंखला है हिंदू कुश, जो अफगानिस्तान में जाती है। तो ये 4 श्रृंखलाएं हैं, और ये चारों श्रृंखलाएं जो हिमालय का पूरा क्षेत्रफल अगर आप देखें, उसका विस्तार अगर आप देखें तो 2000 किलोमीटर का विस्तार है। और चीन और भारत को हिमालय ने अलग किया है। तो चीन को ये जो सब प्रदेश है, ये प्रदेश उनका स्ट्रेटेजिक अपर हैंड रखने के लिए उनको चाहिए। अगर कहा गया तो चीन के पास हॉट वाटर नहीं है, उनको नेविगेशन करने के लिए बहुत परेशानी आती है। दैट इज व्हाई दे आर क्लेमिंग साउथ चाइना सी, एंड दे आर इन right now they are in struggle with Vietnam and Philippines and Japan on that particular region. अगर चाइना को नेविगेशन करना है तो दे हैव टू गो थ्रू पैसिफिक ओशन, एंड दैट इज वेरी कॉस्टली। तो इसलिए चाइना ने ऐसा डिसाइड किया कि सिंजियांग या झिंजियांग प्रांत जो है चाइना का, वो जिसकी सीमाएं अक्साई चीन से मिलती है, तो अक्साई चीन से लेके एक कॉरिडोर निकाला जाए जो काराकोरम होते हुए, गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए, पाकिस्तान में रावलपिंडी, अबोटाबाद होते हुए बलूचिस्तान में जाएगा, और ग्वादर नाम का जो बलूचिस्तान में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह तक पहुंचेगा। अगर हमने उसका मैप में उसका ये जो रूट देखते हैं हम, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रूट है, ये रूट चाइना के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला है, क्योंकि इस रूट के जरिए चाइना सेंट्रल एशिया में जा सकता है, चाइना वेस्ट एशिया में जा सकता है, चाइना बे ऑफ बंगाल में जा सकता है, चाइना इंडियन ओशन में जा सकता है, चाइना पाक स्ट्रीट में जा सकता है, चाइना जिसे हम कहते हैं कि एडन का जो स्ट्रीट है, होर्मुज का स्ट्रीट जो है, ये सभी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वो चाइना को ओपन हो जाएगी। गिलगिट बाल्टिस्तान एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश को 5 देश की सीमा वहां पे मिलती है, 5 राष्ट्र की सीमा वहां पे मिलती है। एक है भारत, दूसरा है चाइना, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 5 देश वहां पे मिलते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो स्कार्दू नाम का एरिया है, वो स्कार्दू से
अफगानिस्तान की काबुल नाम की जो राजधानी है वो 700 किलोमीटर दूर है। काबुल से, स्कार्दू से भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो 1300 किलोमीटर दूर है, और काबुल जो है वो 700 किलोमीटर दूर है। स्कार्दू से बीजिंग 1500 किलोमीटर दूर है। स्कार्दू से मॉस्को 3500 किलोमीटर दूर है, और स्कार्दू से लंदन जो है वो 5000 किलोमीटर दूर है। तो आपको समझ में आएगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज स्ट्रेटेजी इज कंसर्न, and that is why India is also trying to get that particular region back in Indian fold, and China is also claiming that region. Pakistan already occupied that region, so this is very important, and China is trying to get connected, or they are trying to connect their CPC to that Gilgit and Baltistan region. इसलिए चाइना ये सब कर रहा है। चाइना को भारत को घेरना है। भारत चाइना के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत बड़ा देश है, भारत की लोक संख्या बड़ी है, भारत का क्षेत्रफल बड़ा है, विस्तार बड़ा है, भारत की सेना बड़ी है। भारत अब 1962 का भारत नहीं है, अब ये 2020 का भारत है। तो चाइना ने एक सोची समझी साजिश शुरू की है। उस साजिश के तौर पे चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की पॉलिसी चाइना अभी उसने अपनाई है। तो भारत के इर्द गिर्द जो देश है उन देशों को चाइना खरीद रहा है। उन देशों को बहुत सारे लोन चाइना ने दे रखे हैं, और वो बहुत हेवी इंटरेस्ट रेट पे दे रखे हैं, और उनसे उनकी जमीन चाइना ने कब्जे में ली है। जैसे श्रीलंका में हम जब देखते हैं तो हम्बनटोटा नाम का उनका बंदरगाह चाइना ने अपने कब्जे में लिया है। जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो कोको आइलैंड चाइना ने कब्जे में लिया है, मालदीव चाइना ने कब्जे में लिया है, जिबूती चाइना ने कब्जे में लिया है, पाकिस्तान का ग्वादर नाम का जो बंदरगाह है वो चाइना ने कब्जे में लिया है। और ये सभी देश जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। नेपाल का जो भाग है वो उन्होंने चाइना ने अपने कब्जे में लिया है। तो भारत के इर्द गिर्द एक उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक कवच चाइना तैयार कर रहा है टू काउंटर इंडियन सुप्रीमेसी। तो ये सब चाइना की मोडस ऑपरेंडी है, ये सब चाइनीज डिजाइन्स है। तो उससे हमें यह समझना पड़ेगा कि गलवान में जो हुआ 15 जून को, तो गलवान में ईस्टर्न सेक्टर में हमने दौलत बेग ओल्डी तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया है। ये रास्ता जो है वो शोक, दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी ऐसे जाता है। तो दौलत बेग ओल्डी जो है वो विश्व का सबसे ऊपर बनाया गया, सबसे ऊंचा वहां पे सबसे ऊंची रनवे है, एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप है, जो इंडियन एयरफोर्स यूज करता है। उस एयर स्ट्रिप की हाइट है 20,000 फीट। विश्व में इतनी ऊंचाई पे किसी भी देश ने अभी तक अपनी एयर स्ट्रिप बनाई नहीं है, और वहां पे इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करता है। दौलत बेग ओल्डी में हमारा एक ब्रिगेड है, 2800 जवान है, और दे आर देयर टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप एंड दैट पर्टिकुलर रीजन, एंड अक्साई चीन इज ओनली 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन। और वहां पे अक्साई चीन और दौलत बेग ओल्डी के बीच में से काराकोरम पास निकलता है। तो चाइना को ऐसे लगता है कि इन फ्यूचर इंडिया विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय द whatever infrastructure we are going to create, and that is why they are they have some doubts in their mind, and that is why they are halting their activity. They are not ready to construct their corridor because of Indian threat, and to avoid this threat, to eliminate this threat, they are trying to capture Galwan. They are trying to capture that particular road, that Durbuk, Shok and Aksai, Daulat Beg Oldi. They are trying to capture this road to cut India's supply chain or supply line, or that particular road is very important. It is 2087 kilometer road, और गलवान जो आता है वो गलवान उस रोड में, उस बेल्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो उस एरिया में चीन इसलिए आ रहा है कि उसे ये सप्लाई लाइन जो है वो बंद करनी है। अगर ये सप्लाई लाइन बंद हो गई तो चाइना दौलत बेग ओल्डी में जो हमारे लोग हैं उनको आसानी से कब्जे में लाएगा, उनको आसानी से मार दिया जाएगा, और दौलत बेग ओल्डी चाइना अपने हाथ में लेगा। तो दौलत बेग ओल्डी अपने हाथ में लेने के लिए चाइना ये सब कर रहा है।
ऑफ कोर्स दे आर क्लेमिंग आवर टेरिटरी टिल द्रास, वो कहते हैं कि द्रास भी हमारा है। सो वी ऑल नो चाइना इज एक्सपांशनिस्ट, विस्तारवाद उनका एक बहुत बड़ा लक्षण है। सो दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड देयर टेरिटरी, दे आर ट्राइंग टू क्रीपिंग फॉरवर्ड, and that is why we are engaged with China. Our brave jawan, they showed a valor and courage. उस आपने पढ़ा भी होगा, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी खबरें उसके बारे में आई थी, हमारे कितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए, चाइना के कितने जवान मरे, तो उसकी अलग अलग संख्याएं भी आ रही है। तो चाइना में अभी जो गलवान में हुआ, तो उस गलवान में घटना जो घटी है, तो चाइना में एक बहुत बड़ा असंतोष, बहुत बड़ा क्रोध उनकी सरकार के खिलाफ है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो जब सत्ता पे रहे, तो शी जिनपिंग को बहुत सारे प्रश्न भी उठा रहे हैं लोग। तो कुल मिला के भारत चाइना के संबंध जो है, भारत चाइना में जो भी कुछ पॉलिटिकल या मिलिट्री टेंशंस है, उसके बारे में मेरा जो आकलन था वो मेरा आकलन मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको कुछ शंकाएं हो, कुछ प्रश्न आपको पूछने हो, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, जितना भी पॉसिबल होगा उतना मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत सारे स्ट्रैटेजिक इशू भी इसमें आते हैं, तो जो स्ट्रैटेजिक इशू होंगे उसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर कॉमन क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू टेक ऑन। थैंक यू। थैंक यू विनय सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भारत और चीन के बीच का पुरातन इतिहास है, वहाँ से लेकर आज तक का घटनाक्रम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, और कई सारी घटनाओं का राजनीतिक और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत सुंदर एनालिसिस किया। मैं मानता हूँ कि अब जो विद्यार्थी इस क्लास में अभी मौजूद हैं, उन लोगों के मन में अब तक जो भी हो रहा है उसको लेकर काफ़ी सवालों के जवाब भी उनको मिल गए होंगे, और उनको अब ये समझ में भी आ गया होगा कि ये सब क्या हो रहा है चाइना और भारत के बीच में, और साथ में कुछ नए प्रश्न भी डेफिनेटली आए होंगे। तो जैसे विनय सर ने कहा है, आप लोग प्रश्न पूछिए, जिसको प्रश्न पूछना है पहले रेज हैंड करें, मैं सिलेक्ट करूंगा, और फिर वो व्यक्ति अपना माइक जो है अनम्यूट करके प्रश्न पूछे। रेज हैंड करें। कौशल सर, आप हैं वहां पर? यस सर। हाँ, रेज हैंड तमने देखा છે કે મને દેખા છે? તમને પણ દેખાશે સર। ओके। हाँ जी, हाँ जी। विनय सर, हमारे दूसरे साथी हैं श्री कौशल उपाध्याय। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फैकल्टी हैं। आज वो यहाँ पर्दे के पीछे हैं क्योंकि हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो इसका पूरा टेक्निकल ये है वो कौशल सर घर से देख रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। यस स्टूडेंट, जॉय ने हैंड रेज किया है। हाँ जॉय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग काशिका सर, गुड मॉर्निंग कौशल सर, गुड मॉर्निंग विनय सर। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग अस, क्योंकि सर हमें बहुत जरूरी था ये चीजें जानना, क्योंकि जिस तरीके की टेंशंस हम लोग सब देख रहे हैं, एंड आई एम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड। मेरे खुद फादर इंडियन एयरफोर्स में है, और रोजमर्रा का जो भी टेंशन है, जिस तरीके से ड्यूटीज चेंज हुई हैं, उन चीजों को तो मैंने खुद से भी देखा है, खुद से भी मैंने काफी इंटरनली ऑफिसर्स के साथ बात भी की है। पर जैसा कि सर आपने बताया कि अगर कोई कॉमन क्वेश्चन हो तो पूछा जाए, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस ना कर। सर मेरे पास थी कुछ स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस, बट आई वुड नॉट पुट ऑन दैट। सर इन कॉमन क्वेश्चन, सर आपने अभी तक का इतिहास कवर किया, मैं बस अभी के ऊपर एक प्रश्न था सर जो मुझे आपसे पूछना था, और वो अभी सर वो इंडियन गवर्नमेंट, मीडिया, डिफेंस, इन तीनों का क्वेश्चन, इन तीनों को एक मिक्स्ड क्वेश्चन था, जिसमें तीनों से जवाब आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कि क्योंकि जब अभी आपने मेंशन किया कि हमारे कुछ जवान शहीद हुए, और जो गलवान वैली में अभी कुछ जो स्टैंड ऑफ हुआ, जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हुए, और जो जितने भी जवान उनके मारे गए, वो संख्या बाहर नहीं आई, क्योंकि चाइना की मीडिया अभी तक उन्होंने कुछ भी इस चीज पे चुप्पी उनकी तोड़ी नहीं है।
वहीं पे सर बात ये हुई कि जो हमेशा की तरह, जैसे मैं बस एक कंपैरिजन के और पे, जस्ट फॉर अ न्यूज कंपैरिजन, ये हुआ जब पिछले साल फरवरी में पुलवामा अटैक हुआ, तो उस वक्त जिस तरीके का ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट और मीडिया की ओर से रखी गई थी, वो इस वक्त हम लोगों को उतनी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इस सिक्के के भी दो पहलू हम लोगों ने पहले भी हमारी क्लास में, जब काशीकर सर इस चीज का डिस्कशन कर रहे थे, हमने इस बात की डिस्कशन की थी कि किस तरीके का इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, किस तरीके का इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इस बारे में तो हम लोगों को ज्ञात है ही, पर प्रश्न मेरा यही था कि सर जब ये 20 जवान मारे गए, इन संख्या पुष्टि कर दी गई थी वहां के लोकल न्यूज ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हेलो? yes audible. हाँ, तो सर जब वहां पे उस वक्त ट्रांसपेरेंसी रखी गई और इस वक्त जब 20 जवान मारे गए, उसकी सिर्फ पुष्टि, उसके नाम, उसके फोटोज वगैरह सिर्फ न्यूज़पेपर्स और चैनलों में निकाले गए, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कोई उस वक्त पुष्टि नहीं की गई, ना उन्होंने सही गलत के बारे में कुछ बताया नहीं गया। ऊपर उसके बाद जब वो स्टैंड ऑफ हुआ, उस स्टैंड ऑफ के बाद उनको सीधा सीधा उनके घर भेज दिया गया। जॉय कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? इतनी लंबी प्रस्तावना मत करो। तो सर क्वेश्चन ये कि हमारे पास समय कम है। तो सर ये ट्रांसपेरेंसी जो उस वक्त रखी गई थी, वो इस वक्त रखी क्यों नहीं जा रही है? और अगर सिर्फ मिलिट्री की ओर से भी पुष्टि नहीं की जा रही है, अगर मीडिया की ओर से हो रही है, तो उस चीज का भी वो लोग सही गलत के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा? जैसे मुझे लगता है कि जो पुलवामा में हुआ और जो चाइना में जो गलवान में हुआ, उसका जो इम्प्लीकेशंस है, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत अलग अलग तरह के हैं। और एज फार एज गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और MOD ट्रांसपेरेंसी इज कंसर्न, सो दे हैव डिस्प्लेड ऑल द नेम्स, ऑल नंबर्स, और उनके यूनिट भी उन्होंने कहा 16 BR के कौन उसमें मरे हैं, या फिर 3 BDM रेजिमेंट के कौन वहां पे लोग मरे हैं। तो उसके डिटेल्स तो पहले 3-4 घंटे में ही सामने आ गई थी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा उसमें, आई एम नॉट एडवोकेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट जो रूटीन प्रोसीजर होती है, रूटीन प्रोसीजर के तहत उन्होंने जो भी जवान वहां पे शहीद हुए, जो भी वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए, उनके नाम जो है वो पहले 3-4 घंटे में उन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे। उन सारे जवानों को, उनके जो शव थे वो उनके घर भेजे गए, उन्हें पूरी सैनिक सम्मान के साथ उनका फ्यूनरल किया गया। तो हमने तो उसमें कुछ छिपाया नहीं, as far as mortalities are concerned, as far as our casualties are concerned. So लेकिन उस दौरान कुछ प्रश्न भी उठे। तो उस प्रश्न ऐसे थे कि चाइना ने कितना इंट्रूड किया है, चाइना के पास हमारा कितना एरिया चाइना ने अभी उनके कब्जे में लिया है, और हर बार प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा जाता था कि क्या हुआ है। as far as Chinese modus operandi is concerned और उनका डिजाइन are concerned, उनकी तरफ से जो बात कर रहे थे, उनकी तरफ से बात करने वाले, he was very junior officer in their Ministry of External Affairs. So Ministry of External Affairs का एक कोई जूनियर बंदा अगर आप स्टेटमेंट देता है, तो उस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए या उस स्टेटमेंट पे अपना स्टेटमेंट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने नहीं आना चाहिए। इट इज अननेसेसरी। प्राइम मिनिस्टर अगर उनको जवाब देंगे तो चाइना का व्यू जो है, और या चाइनीज स्पोक्सपर्सन का जो व्यू है, उससे हम एंडोर्स करेंगे, उसको हम महत्व देंगे, ऐसा होता है। सो एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न एंड एज फार एज प्रोटोकॉल इज कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में कुछ भी बात नहीं की। मुझे लगता है वो सही था। अलग अलग स्तरों पे उसके बारे में चर्चा हो रही थी, NSA बात कर रहे थे, फॉरेन मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग बात कर रहे थे, जिसे हम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बातें हो रही थी। ये सब चाइना के साथ चल रहा था। उस एरिया में मैंने काफी प्रवास किया है, मुझे मालूम है क्या है एक्चुअली व्हाट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज डिफरेंस इन परसेप्शन, नथिंग मोर देन दैट। So they think that this is our territory and we are thinking that this is our territory, and we both have difference in our perception, and that is why we are engaged with each other. So we are trying to resolve that issue. We are trying to solve that particular thing. So ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये demarcated line नहीं है. So we need to demarcate that particular area
And as far as Indian stand is concerned, our side, our territory is up to Aksai Chin. And India and China divided from that particular line. That line is known as Johnson line as far as Ladakh is concerned. तो जॉनसन लाइन जो है वो जॉनसन लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मानी जाती है, जो अक्साई चीन के भी बहुत दूर, अक्साई चीन से बहुत दूर जाती है. तो हम कह रहे हैं कि दैट इज आवर टेरिटरी एंड चाइना इज क्लेमिंग आवर टेरिटरी. सो दैट इज व्हाई देयर इज परसेप्शन डिफरेंसेस इन परसेप्शन. तो गलवान में जो हुआ कि गलवान में ये पूछा गया कि चाइना कितनी अंदर आई है, तो जो मुझे मालूम है, जो मैं जानता हूं, उसके तहत मैं ये कह सकता हूं कि गलवान में चाइना ने इंटरवेंशन नहीं किया है. गलवान सेक्टर में चाइना हमारे टेरिटरी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके आई नहीं है. तो प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा था, गवर्नमेंट से पूछा जा रहा था कि कितने अंदर आए, कितने अंदर आए, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्तर पे उसका जवाब भी दिया था. तो मुझे लगता है उसमें कोई सीक्रेसी नहीं बरती गई. इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली व्हाट वी आर लैकिंग व्हेन वी आर डीलिंग विद चाइना, we are lacking the nimble-footed approach in our diplomacy, and that nimble-footed approach is very important while dealing with opponent like China. So China is creeping forward, and we are, हमारे जो मोर्चे है वो पीछे लेके आ रहे हैं. So that nimble-footed approach is needed, and that is what we have displayed. गवर्नमेंट ने बहुत ही एक जिसे हम चपलता से इस सारे विषयों के बारे में चर्चा की, इन सारे विषयों के बारे में निर्णय लिए, और इस निम्बल फुटेड अप्रोच के ही वजह से कल से वहां से एक अच्छी बातें भी आ रही है. चाइना अभी 1.5 किलोमीटर पीछे गया है, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बफर जोन से गया है. ये ध्यान रखिए, वो हमारे एरिया से पीछे नहीं गया है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चाइना के साइड से पीछे गया है. वहां पे जो बफर जोन है वो दोनों तरफ 4-4 किलोमीटर का बफर जोन है. तो चाइना 1.5 किलोमीटर पीछे गया है. अभी हम ऐसे सोच रहे हैं कि और 3 किलोमीटर चाइना पीछे जाएगा तो नया बफर जोन जो है वो 5 किलोमीटर का बफर जोन वहां पे एनीवे तैयार हो रहा है. सो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कुछ भी छुपाया नहीं है. मीडिया की तरफ से जो अलग अलग सैटेलाइट इमेजेस आ रही थी, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा सैटेलाइट मीडिया ने छोड़ दिए है. इतने सैटेलाइट इमेजेस मीडिया आ रही थी, एंड विदाउट दे इवन डोंट नो हाउ टू लोकेट दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू लोकेट दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट, वेदर इट इज डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और इट इज सिविल एस्टेब्लिशमेंट. वो मालूम भी नहीं था उन्होंने, और वो कह रहे थे कि ये देखो ये चाइना के स्ट्रक्चर्स है. जो कुछ पिंक स्ट्रक्चर दिखाए थे वो पिंक स्ट्रक्चर चाइना के स्ट्रक्चर्स है, लेकिन वो पिंक स्ट्रक्चर जो है वो कैमोफ्लेज का एक उपकरण था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था, वो इंडिया का था, जहां पे ही प्राइम मिनिस्टर रहे थे उसी की स्ट्रक्चर में बैठे थे. तो अलग अलग तरह का भ्रम इस पूरे विषय में फैलाया गया, और जो जानबूझ के फैलाया गया. तो मुझे लगता है कोई भी ट्रांसपेरेंसी का गवर्नमेंट ने कुछ भी छुपाने का प्रयास नहीं किया है. पूरा ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ने इस पूरे विषय में रखी थी, ऐसा मेरा मानना है. तो मुझे लगता है मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दिया होगा. धन्यवाद. अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ लेता हूं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी रीचिंग टू 11. जी, अगर विद्यार्थी में से किसी को कोई प्रश्न है तो पहले पूछे. मेरा प्रश्न इतना ये नहीं है, आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं पूछूंगा. स्टूडेंट्स में से किसी को प्रश्न है तो पूछे. ओके, मैं पूछ लेता हूँ. विनय सर, आप डिफेंस जर्नलिज्म एक्सपर्ट हैं, आपने इसके ऊपर बहुत काम किया है. मेरा प्रश्न यही है कि ऐसे हालात में, इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारा जो मीडिया है उसकी क्या भूमिका बनती है? आपने वैसे इस अपने जॉय के प्रश्न के उत्तर में काफी कुछ बताया है, पर एक मीडिया पर्सन के तौर पर आप इस घटनाक्रम को किस प्रकार से देखते हैं, और मीडिया की भूमिका वास्तव में, भारतीय मीडिया की बात कर रहा हूँ, चाइना और बाकी सब तो जो प्रोपेगेंडा करना है करेंगे, हमारे भारतीय मीडिया की इस प्रकार की स्थितियों में क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, और सिंस वी आर डेमोक्रेसी, मीडिया हैज they have ample rights to display or
टू डिस्प्ले व्हाटएवर दे वांट टू, जो भी उनको न्यूज चलानी है वो चला सकते हैं, दे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे जो घटना है उस घटना के 91 जो आर्टिकल है उसके तहत सभी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, और मीडिया को भी। दो मीडिया इज प्रोक्लेमिंग वी आर सेल्फ प्रोक्लेम फोर्थ स्टेट, लेकिन हम नहीं है। जो कहा जाता है कि मीडिया जो है वो एक चौथा स्तंभ है, लेकिन ऐसे कोई नहीं है, ऐसे इसमें कुछ तथ्य नहीं है। वी आर सेल्फ प्रोक्लेम फोर्थ स्टेट। और लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक नेशन में जो मीडिया को एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और पूरी भारत में स्वतंत्रता है, लेकिन जब हम ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं तो किस तरह की बातें हमें कहनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन में अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में किस तरह की बातें, किस तरह की न्यूज हम टेलीकास्ट करें, हम बताएं, इसमें मीडिया ने सेल्फ रेगुलेशन लाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। अलग जैसे कारगिल युद्ध में हुआ, कारगिल का जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, वो भी मैंने कवर किया। मैंने वहां पे देखा कि नेशनल टेलीविजन पे इंडियन पोजीशंस जो है वो डिस्क्लोज की जा रही थी। तो ये बहुत ही बुरी बात है। आपको स्वतंत्रता मिली है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, आप पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी दिखाओ। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको दिखानी नहीं चाहिए, जो सेंसिटिव बातें होती है वो बतानी नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा काम है न्यूज देना, तो न्यूज दीजिए आप, आपके व्यूज मत उसमें दीजिए। आप जब पैनल डिस्कशन करवाते हो तो पैनल डिस्कशन आप ऐसे तरह से करवाते हो कि जैसे कोई आप इंट्रोगेशन कर रहे हो, सो दैट इज नॉट योर राइट। आप किसी को इंट्रोगेट नहीं कर सकते। आप जैसे मैंने कहा कि आप सैटेलाइट के इमेजेस दिखा रहे हो, वो सैटेलाइट के इमेजेस दिखा के आप एक भ्रम फैला रहे हो। जो सामान्य भारत का एक नागरिक है उसके मन में अगर भ्रम पैदा हो गया कि ये ऐसा है या ऐसा, या कंफ्यूजन, यू आर क्रिएटिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन एंड दैट इज नॉट कॉल फॉर। ये बहुत ही गलत बात एज फार एज चाइना पाकिस्तान, चाइना इंडिया चाइना स्क्रिमिश कंसर्न, मीडिया ने एक गलत प्रेसिडेंट इसमें रखा है कि उन्होंने जो बातें बतानी नहीं चाहिए थी वो बातें बताई है। हाँ, मीडिया को गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्वेश्चन करने का पूरा अधिकार है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है। हमारे यहाँ मीडिया स्वतंत्र है, उस पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब स्वैराचार नहीं होता, स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदारी होती है। अगर हम जिम्मेदारी से हमारा रिपोर्टिंग करेंगे, और मैं ये नहीं कहता कि हमें प्रोपेगेंडा करना है, जो भी है वो सच दिखाना है तो सच दिखाइए, क्वेश्चन कीजिए, लेकिन अननेसेसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन मत कीजिए। क्योंकि जो कॉमन सिटीजन होता है वो जो इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज करते हैं वो कंज्यूम करने की उसकी तैयारी नहीं होती, उसकी जिसे हम कहते हैं कि ही इज नॉट एबल टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। और अगर वो इंफॉर्मेशन जो वो कंज्यूम नहीं करता, जो अनकॉल फॉर इंफॉर्मेशन है, अगर हमने वो डिलीवर की तो उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इंडियन मीडिया ये कर रहा है, और कुछ अगर कुछ सम्मानीय उसमें जो अपवाद है वो अगर हम करें तो बहुतांश इंडियन मीडिया जो है वो ऐसी बातें करता है, तो उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जी धन्यवाद। सो हियर इट इज, दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है। विनय सर, आज हमारे रिक्वेस्ट पर आप हमारे साथ पुणे से जुड़े। आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बड़े ही सुंदर और सरल तरीके से हमारे विद्यार्थियों के साथ शेयर की। मैं आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों की ओर से कि उनको भी कई सारे प्रश्नों के जवाब जो हैं वो मिल गए होंगे, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों, विनय सर के भी क्लासेस अभी शुरू हैं, उनका डिपार्टमेंट में भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हैं, कई सारी एक्टिविटीज से वो जुड़े हुए हैं। और अभी तो खास करके जो स्थितियां बनी हुई हैं उनके ऊपर कई सारी जिम्मेवारियां हैं, फिर भी वो आज हमारे रिक्वेस्ट को मान देकर हमारे साथ यहाँ जुड़े और उन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया। मैं हम सबकी ओर से विनय सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विनय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विथ अस एंड sharing your knowledge with us. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Namaskar.